नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको कृषि एवं जल तथा उसकी किस्म व गतियों के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने कृषि एवं जल तथा सिंचाई के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं कृषि एवं जल और उसकी किस्म व गतियों के बारे में। तो ये सब जानने से पहले हमें जल के महत्व के बारे में पता होना चाहिए। जल धरातल पर समस्त प्राणी जगत के लिए एक प्रमुख तत्व तथा संसाधनों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भौगोलिक संसाधन है। तो यदि जल की बात करें तो जल जो है धरातल पर समस्त प्राणी जगत के लिए एक प्रमुख तत्व है और संसाधनों की दृष्टि से यदि बात की जाए तो ये एक भौगोलिक संसाधन भी है। जल का रासायनिक संयोग H2O है, अर्थात 2 भाग हाइड्रोजन तथा 1 भाग ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है। तो जल के निर्माण की बात करें तो 2 हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है। लेकिन जब यह धरातल पर आता है तब धरातल से जल के साथ विभिन्न तत्व घुल मिल जाते हैं और इन तत्वों की विभिन्न मात्रा जल को दूषित कर रसायन युक्त बना देती है। तो जैसे ही यह जल धरातल पर आता है, धरातल पर आने के साथ ही क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक तत्व होते हैं वो इसमें घुल जाते हैं और उन तत्वों के घुल जाने के कारण ये जो जल होता है वो रसायन युक्त हो जाता है, जिसके कारण जल दूषित हो जाता है। जल के साथ आपस में मिलने वाले यौगिक तत्वों में सिलिका, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, पोटेशियम, सोडियम आदि तत्व है जो जल की मूल विशेषता बदलकर भिन्न बना देते हैं। इस प्रकार ये जो जल होता है वो पीने योग्य नहीं रहता। तो जल में विभिन्न प्रकार के तत्व जैसे सिलिका, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम यदि मिल जाए तो क्या होता है, जल की जो मूल विशेषता होती है वो चेंज हो जाती है और उसके चेंज होने के कारण जो पानी होता है वो पीने योग्य नहीं रहता है। जिस जल में क्षारीय तत्वों की अधिकता होती है जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम आदि, तो वह जल खारा हो जाता है, जिसे न तो सिंचाई और न ही पीने के काम में लिया जा सकता है। तो ऐसा जल जिसमें खारे तत्व या क्षारीय तत्व जो है वो मिल जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम यदि उसमें ऐड हो गए तो वो पानी खारा पानी कहलाता है। और खारा पानी जो होता है वो ना पीने के काम आता है और ना ही सिंचाई के काम आता है। इस प्रकार जल को 2 रूपों में समझा जा सकता है, एक मीठा जल और दूसरा खारा जल। ऐसा जल जिसमें क्षारीय तत्व नहीं पाए जाते वो जल मीठा कहलाता है और दूसरा जिसमें क्षारीय तत्व पाए जाते हैं वो खारा जल कहलाता है। रासायनिक संयोग के साथ यह जल भारी तथा हल्का और इसे कठोर तथा मृदु जल कहा जाता है। यदि रासायनिक संयोग की बात करें तो जल को हम या तो भारी या हल्का कह सकते हैं या इसे हार्ड या सॉफ्ट वाटर कह सकते हैं। कठोर या भारी जल वह होता है जिसमें लवण या क्षार तत्व मिले होते हैं। तो ऐसा जल भारी या कठोर कहलाता है जिसमें लवणों की मात्रा अधिक होती है। इस जल में मुख्य रूप से क्लोराइड्स तथा सल्फेट्स मिलकर इसे कठोर बना देते हैं और यह जल पीने के योग्य नहीं रहता है। तो ऐसा जल जिसमें क्लोराइड्स और सल्फेट होते हैं वो मिल जाते हैं तो जल कठोर हो जाता है और ऐसा जल जो होता है पीने के योग्य नहीं रहता। पौधों की सिंचाई के लिए जल क्षार तथा लवण मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार का विशेषता युक्त जल ही पीने योग्य होता है। तो यदि पौधों की सिंचाई की बात करें तो सिंचाई में जो जल होता है वो क्षार या लवण मुक्त होना चाहिए, जिसके कारण वो उससे जो सिंचाई करें तो पौधों का उत्पादन बढ़ सके और वो जो पानी होता है लवण या क्षार मुक्त वो पीने के भी काम में आ सकता है। यहाँ इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं जल के महत्व को बताया गया है फोटो के माध्यम से।
अब हम बात कर रहे हैं पानी की किस्म को निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में। तो जल की किस्म या गुणवत्ता का निर्धारण 3 पद्धतियों के आधार पर हम कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है विद्युतीय संचालनता, नंबर 2 है पीएच वैल्यू और नंबर 3 है SAR वैल्यू। तो इन 3 पद्धतियों के आधार पर जो है पानी की किस्म को हम निर्धारित कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं विद्युतीय संचालनता के बारे में। जल की अपनी कुछ भौतिक दशाएं भी होती है जिसके आधार पर इसकी विशेषताएं बनती है। तो यदि विद्युतीय संचालनता के बारे में बात करें तो यहाँ कुछ भौतिक दशाएं भी होती हैं जल की, जिसके आधार पर उसकी विशेषता तय की जाती है। यह विशेषताएं जल के अणु में संचालन की गति निश्चित करती है। इसे विद्युतीय संचालनता कहा जाता है। जल की गति जल के अणुओं की संचालनता पर निर्भर करती है। तो जो गति होती है वो अणुओं के संचालन पर निर्भर करती है। यह संचालनता जल में विभिन्न मिश्रित तत्वों, यौगिक, लवण तथा क्षार आदि तत्वों से नियंत्रित होती है, जो जल की किस्म को बतलाते हैं। तो यदि हम संचालनता की बात करें तो जो संचालनता होती है वो जल में जितने भी तत्व मिश्रित होते हैं, जिनको हम यौगिक कह सकते हैं, लवण कह सकते हैं या क्षार कहते हैं, उनके द्वारा नियंत्रित होती है और उसी के आधार पर जल की किस्म को निर्धारित किया जा सकता है। अधिक या कम संचालनता एक विशेष रसायन की मात्रा का द्योतक होती है। इस प्रकार का जल सिंचाई के योग्य नहीं समझा जाता। इस प्रकार EC वैल्यू जल की भौतिक दशा का परिचायक होती है। तो अधिक या कम संचालनता, ऐसा जल जिसकी संचालनता या तो अधिक हो या कम हो, या उसमें विशेष रसायन जो होते हैं वो उसकी मात्रा को दर्शाता है। और जो ऐसा जल जो जिसकी संचालनता या तो अधिक हो या कम हो, तो वो जो जल होता है वो सिंचाई के योग्य नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा कारक पीएच वैल्यू। जल की किस्म को आंकने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार पीएच वैल्यू रहा है। हम सब जानते हैं कि पीएच वैल्यू के आधार पर ही जल की अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में जो ज्ञान होता है वो हमें प्राप्त होता है। इसके माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि जल में हाइड्रोजन का संयोग कितना है, जिसके आधार पर जल में विभिन्न क्षार, लवणों या अम्लों की मात्रा का संकेत मिलता है। तो हाइड्रोजन के संयोग के आधार पर ही ये पता लगाया जा सकता है कि जल जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है। जिस जल की पीएच वैल्यू 7 होती है वह जल उदासीन होता है, यानी यह जल पीने व फसलों की सिंचाई करने के योग्य होता है। तो ऐसा जल जिसकी पीएच वैल्यू क्षारीय होती 7 होती है, 7 का मतलब वो जल जो होता है वो उदासीन होता है, और वो जल जो होता है पीने में और सिंचाई करने के लिए अच्छा माना जाता है। जल हमेशा उदासीन रूप में होना चाहिए जो सामान्य संचालनता रखता है। तो उदासीन जल जो होता है उसकी संचालनता ना तो कम होती है और ना अधिक होती है। जिन क्षेत्रों में जल की वैल्यू 7 से अधिक अर्थात 8 या 9 आती है, तो ऐसा जल जो होता है वो खारा या लवणयुक्त जल होता है, इसलिए पौधों के लिए उपयुक्त नहीं रहता और ना ही पीने के योग्य होता है। तो यदि पीएच वैल्यू की बात की जाए तो पीएच वैल्यू 7 से ऊपर है, यानी 8, 9, 10 के आसपास पहुंच गई है, तो वो जल जो होता है वो खारा होता है, और ऐसा खारा जल जो होता है वो ना सिंचाई के लिए उपयुक्त होता है और ना ही पीने के लिए उपयुक्त होता है। इसी तरह जिस जल की पीएच 7 से कम अर्थात 5 या 4 होती है वो अम्लीय जल होता है, जैसे हाइड्रोक्लोराइड, इसलिए यह जल मिट्टियों में अम्लीयता को बढ़ा देता है। तो ऐसा जल जिसमें पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से कम होती है वो अम्लीय हो जाता है, और अम्लीयता भी पौधों को नुकसान पहुंचाती है जिस तरह से क्षारीयता पौधों को नुकसान पहुंचाती है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं लवण अवशोषण अनुपात के बारे में, जिसको हमने SAR वैल्यू नाम दिया है। जल में लवणता मुख्य रूप से सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जैसे लवणों से बढ़ती है, इसलिए सिंचाई के लिए जल की किस्म इन लवणों के अवशोषण की मात्रा से
आंकी जा सकती है। तो लवणता निर्धारित होती है कि उसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे जो लवण है वो किस मात्रा में है या कितनी मात्रा में है, और सिंचाई के लिए वो जल उपयुक्त है या नहीं है। यह निश्चित है कि जल में एक निश्चित मात्रा पर लवण अवशोषित होते हैं, इसलिए इनकी मात्रा को व्यक्त करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं। तो आप ये जो सूत्र देख रहे हैं SAR = सोडियम √ में कैल्शियम मैग्नीशियम /2, ये जो फॉर्मूला है वो SAR वैल्यू निकालने के लिए काम में लिया जाता है। इस सूत्र के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि कैल्शियम जिसकी संयोजकता 2 होती है, किसी आयन में सोडियम तथा मैग्नीशियम की संयोजकता से प्रभावित होगी कि नहीं। लवणों की यह मात्रा एक निश्चित सीमा तक ही जल में बनी रह सकती है, जो इनके अवशोषण का अनुपात होती है। इस प्रकार जल में लवणों की मात्रा के अनुपात को ज्ञात कर पौधों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो SAR वैल्यू को हम ज्ञात करके ये देख सकते हैं कि जो पानी हम काम में ले रहे हैं उसको पौधों की सिंचाई के लिए काम में लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। अब हम यहाँ इस स्लाइड पे देख रहे हैं जल के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, जिसमें है रसायन मिश्रित जल, भौतिक संबंध जल, केशिकीय जल, गुरुत्व जल, जल वाष्प और ठोस अवस्था में जल। तो ये जल के विभिन्न रूप इस स्लाइड पर दर्शाए गए हैं, जो हमें 6 प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। रासायन मिश्रित जल मिट्टी के तत्वों के जल में घुल जाने को कहते हैं। यदि मिट्टी के जो तत्व हैं वो जल में घुल जाए, उसके साथ मिक्स हो जाए, तो ऐसा जल कहलाता है रासायन मिश्रित जल। ऐसे जल की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन कभी कभी ये 5-7 से लेकर के 12% तक पहुंच जाता है। यह जल किन्हीं चट्टानों के अपक्षयण की मात्रा का संकेत होता है और मिट्टी में सिलिकेट तथा सिलिकेट एल्यूमिनियम के तत्वों की अधिक मात्रा रासायनिक मिश्रित जल की अधिक मात्रा को बताती है। ऐसा जल भौतिकीय प्रक्रियाओं में सीधा भाग नहीं लेता है एवं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वाष्प में नहीं बदलता है। तो रसायन मिश्रित जल जो होता है वो भौतिकी जो प्रक्रियाएं हैं उनमें सीधा भाग नहीं लेता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं जल के संगठन के बारे में। जल संगठन किसी निश्चित क्षेत्र में एक समय में पाए जाने वाले जल की मात्रा को कहते हैं और जल संगठन का अभिप्राय न सभी क्रम व घटनाओं के कुल योग से है, जो जल के मिट्टी में प्रवेश करने, मिट्टी में इसकी दशा व बाहर निकलने आदि से संबंधित है। तो जल का जो संगठन होता है वो निश्चित क्षेत्र में एक समय में पाए जाने वाले जल की मात्रा को कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मिट्टी में नमी चक्र के बारे में, मॉइस्चर साइकिल ऑफ सॉइल के बारे में। मिट्टी में जल के बहाव व बाहर निकलने की मात्रा जिस समय के दौरान होती है वह नमी चक्र के रूप में जाना जाता है। तो जल का बहाव कैसा है और वो बाहर निकलने की उसकी मात्रा कैसी है और समय, किसी निश्चित समय के दौरान जो इस प्रकार की प्रोसेस होती है वही कहलाती है नमी चक्र। नमी चक्र भूभौतिकीय प्रक्रियाओं का स्थायी रूप होता है जो कि निम्न चरणों से गुजरता है, जैसे कि महासागरों के जल से जल वाष्प का बनना, हवा की धाराओं द्वारा वाष्प का वायुमंडल में रूपांतरण, बादलों का निर्माण व वर्षा द्वारा जल का वापस स्थल पर लौटना, धरातल व जल की गति तथा इसकी गहराई। गहराई में हम रिसाव क्रिया को देखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं जल संतुलन के बारे में कि वाटर बैलेंस क्या होता है। विशेष परिस्थितियों में मिट्टी में जल का भंडार पिछले वार्षिक भंडार की तुलना में घटता बढ़ता रहता है। तो जब विशेष परिस्थितियों की बात करें और जल भंडार की बात करें
तो वो जो वार्षिक भंडार है उसके इकट्ठा होने की जो कैपेसिटी है वो हर समय बदलती रहती है और हर वर्ष बदलती रहती है। जल संतुलन व इसकी संख्यात्मक व्यक्तता का निर्धारण इसके सभी तत्वों के विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा ही किया जा सकता है और धरातलीय जल की प्राप्ति तथा इसके बह जाने की मात्रा इसके गुणांक द्वारा या कोएफिशिएंट द्वारा आंकी जा सकती है, जिसका सूत्र है रन ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एस अपॉन पी। ये जो फॉर्मूला आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं वो वाटर बैलेंस को या इसके कोएफिशिएंट को निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम में ले जाता है, जहां पर एस का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर रन ऑफ इन मिलीमीटर और पी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन मिलीमीटर। यानी रन ऑफ और प्रेसिपिटेशन दोनों को ये बता रहा है एस और पी। जल संतुलन को व्यक्त करने के लिए प्रोफेसर रोड ए रोड ने निम्न सूत्र का प्रयोग किया। यहां हम ये सूत्र देख रहे हैं डब्ल्यू ई माइनस डब्ल्यू बी प्लस ब्रैकेट में पी प्लस सी प्लस जी प्लस एस प्लस आई ब्रैकेट क्लोज माइनस न्यू ब्रैकेट स्टार टी प्लस ई प्लस आर एस प्लस आर आई ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला जो है प्रोफेसर रोड के द्वारा दिया गया है, जिसमें डब्ल्यू ई का मतलब है वाटर रिजर्व एट द एंड ऑफ बैलेंस पीरियड और डब्ल्यू बी का मतलब है वाटर रिजर्व एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड कंसिडर्ड। अब हम यहां देख रहे हैं इनकमिंग एलिमेंट्स इसमें जो बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। पी का मतलब होता है टोटल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन फॉर द होल पीरियड। सी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंडेंस्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर द होल पीरियड। जी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड, इनफ्लक्स ऑफ ग्राउंड वाटर इन द होल पीरियड। एस इनफ्लक्स ऑफ सरफेस वाटर फ्रॉम चैनल्स एंड कैनाल्स फ्रॉम द इरिगेटेड सरफेस, ये इनकमिंग एलिमेंट। आई इनफ्लक्स ऑफ वाटर विद इन द ग्राउंड वाटर। तो ये सारे हैं इनकमिंग एलिमेंट्स बता रहे हैं। और आउटगोइंग एलिमेंट में है टी का मतलब है ट्रांसपिरेशन फॉर द होल पीरियड। ई अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेटेड फॉर द होल पीरियड। आर एस वैल्यू ऑफ सरफेस रन ऑफ। आर आई रन एंड ऑफ विद इन द सॉइल। तो ये इस तरह से इनकमिंग एलिमेंट और आउटगोइंग एलिमेंट है जो हमने पिछली स्लाइड पे सूत्र के बारे में देखा। इस सूत्र द्वारा जल संतुलन की दशा का सही अनुमान लगाया जा सकता है जो पौधों के लिए संभावित भंडार के रूप में संचयित रहता है। तो इस सूत्र के बारे में जो हमने बात की अभी, उस सूत्र में जल संतुलन की दशा का अनुमान लगाया जा सकता है। पौधों को जल को वास्तविक मात्रा की आवश्यकता व इनकी पर्याप्त संभावित मात्रा का वितरण मिट्टी पर निर्भर करता है। तो पौधों को जल की कितनी मात्रा की आवश्यकता है, उसका जो संभावित मात्रा है वो मिट्टी किस प्रकार की है या मिट्टी का वितरण किस प्रकार का है उस पर निर्भर करता है। वनस्पति के जीवन काल में पौधों की आवश्यकता का जल मिल जाए तो मिट्टी उर्वरा कही जा सकती है तथा जल की वांछित मात्रा का न मिलना मिट्टी की शुष्कता कहलाती है। तो यदि मिट्टी को वांछित मात्रा में जल प्राप्त हो जाए तो ऐसी मिट्टी उर्वर मिट्टी कहलाती है, और जिस मिट्टी को पानी की वांछित मात्रा नहीं मिलती वो शुष्क मिट्टी कहलाती है। आदर्श नमी की दशा मिट्टी के गुणों पर निर्भर करती है। यदि नमी की हम आदर्श दशाओं की बात करें तो वो मिट्टी के गुणों पर निर्भर करता है। मिट्टी की नमी में भिन्न भिन्न दशाओं में जल की प्राप्ति व संतुलन की दशा पर निम्नलिखित रूप में पाई जा सकती है, जिसमें है अनुपलब्ध नमी। नंबर 1 है अनुपलब्ध नमी, जिसमें जल सूक्ष्मता की क्षमता 1.5 से अधिक नहीं हो। यह निर्मित मिट्टी होती है तथा तरल अवस्था में भ्रमण नहीं करती। यह मिट्टी में मृतक जल भंडार के रूप में पाई जाती है। तो जो अनुपलब्ध नमी है वो मृतक जल भंडार डेड वाटर रिजर्व के रूप में मिट्टी में
पाई जाती है। दूसरे प्रकार का है कम मात्रा में उपलब्ध नमी। यह पौधों के पूर्ण मुरझाने तथा मुरझाने का आभास देने वाली नमी की बीच की स्थिति होती है। यह कम गतिमान तथा गैसीय जल का रूप होती है। तो कम मात्रा में जो उपलब्ध नमी होती है उसमें इस तरह का आभास होता है कि पौधों के मुरझाने, पूर्ण रूप से मुरझाने या मुरझाने का उस समय आभास हो जाता है, ऐसी स्थिति कहलाती है कम मात्रा में उपलब्ध नमी। तीसरी प्रकार की स्थिति है माध्यमिक उपलब्ध नमी। यह पौधों के मुरझाने के पूर्व व केशिकीय जल क्षमता के मध्य की स्थिति होती है। इस स्थिति में पौधों को लगातार जल उपलब्ध होता रहता है। तो ये पौधों के मुरझाने के पूर्व और केशिकीय जल क्षमता के बीच की स्थिति होती है और इस समय में जो पौधों को पानी है वो लगातार उपलब्ध होता रहता है। नेक्स्ट है आसानी से उपलब्ध नमी। यह केशिकीय तथा पूर्ण जल क्षमता के मध्य की अवस्था होती है। इसमें भूमि जल की क्षमता से अधिक नमी प्राप्त होती है। तो भूमि जल होता है उसकी क्षमता से अधिक नमी पौधों को प्राप्त हो जाती है तथा गुरुत्वाकर्षण का जल उपलब्ध होता रहता है। तो ऐसी जो कंडीशन है वो कहलाती है आसानी से उपलब्ध नमी। और नेक्स्ट है अतिरिक्त नमी जल। यह भू संभावित भूमि जल की पूर्ण क्षमता होती है और यह जल बहता रहता है, यानी इस कंडीशन में जल जो होता है वो लगातार बहता रहता है, इसलिए पौधों को आसानी से उपलब्ध होता रहता है। इसमें प्रथम दशा में पौधे आसानी से जल सोख लेते हैं और दूसरी अवस्था में वायु निक्षेप दशाओं में मिट्टी की उर्वरा कर पौधों के विकास में सहयोग देता है। तो ये अतिरिक्त नमी जल की अवस्था होती है। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त हो जाता है और इस स्लाइड पर कृषि भूगोल से संबंधित बुक रेफरेंस दिया गया है कि यदि आप कृषि भूगोल से संबंधित किसी भी टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो इस स्लाइड पर बुक रेफरेंस दिया गया है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।